नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वार। आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ शिल्प एवं माटी कला बोर्ड राजस्थान के उपाध्यक्ष डूंगर राम जी गेदर हैं। तो गेदर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने 89 में ग्रेजुएशन किया जी और ग्रेजुएशन करते ही साहब कांसी राम जी के संपर्क में आया। जी साहब कांसी राम जी से प्रेरणा लेकर के जी उसी समय मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, जी मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी जी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। जी और उसी समय से लेकर के 1989 से लेकर के जी मेरी बैकग्राउंड सारी की सारी बहुजन समाज पार्टी की रही है। जी और वहाँ से लेकर के मैंने मजबूती से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को फैलाने में, आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जी और उस टाइम भी हमारी जो प्राथमिकता थी जी कि इस देश का संविधान कैसे बचे, संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचे, संविधान कैसे मजबूत हो। जी क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान भेंट करते समय कहा था जी कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जी उसे लागू करने वाले लोगों की नीति साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। जी और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, जी उसे लागू करने वाले लोगों की नीति साफ है जी तो वह अच्छे से अच्छा संविधान साबित हो सकता है। तो संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को जी मजबूत करने के लिए हमने कार्य किया है और वही कार्य हम लोग आज कर रहे हैं। जी सर, इस समय जो देश की आबो हवा है वो कैसी चल रही है? इस समय देश के अंदर जो माहौल है जी वो ठीक नहीं है, डर का माहौल है। जी ईडी का डर, इनकम टैक्स का डर जी और सीबीआई का डर, जी संवैधानिक संस्थाओं का डर। जी ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। जी लेकिन आज जिस तरह से केंद्र की सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है, जी उससे पूरे देश में माहौल है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जी आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, जी महात्मा गांधी जी 1914 में जी भारत में आए और लगभग 2 साल पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 1916 में महात्मा गांधी जी ने इस देश में आज़ादी के लिए संघर्ष की शुरुआत की। जी तो महात्मा गांधी जी के सामने और उस टाइम के जो हमारे नेता थे, जी आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी लीडर थे, जी उनके मन में जो बात थी, उनको महसूस हो रहा था कि हमें देश को आज़ाद कराना है। जी आज़ादी के साथ साथ हमें जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव है जी उसको भी बना करके रखना है और साथ ही साथ हम इस देश को आर्थिक तौर से किस तरह से मजबूत करेंगे, जी इसका पर भी ध्यान देना है। जी तो उस टाइम आज़ादी से पहले ये जो तीनों चीज़ें थी, इनकी नींव आज़ादी से पहले पड़ चुकी थी कि हमें अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाना है, सामाजिक सद्भाव बना करके रखना है, सांप्रदायिक सद्भाव बना करके रखना है और आर्थिक तौर से भी देश को मजबूत करना है। क्योंकि अंग्रेज लोग इस देश का टोटल कच्चा माल ले जा करके अपने वहाँ ले जा करके बनाते थे, फिर पका हुआ माल वापस आता था। तो इसलिए यहाँ कोई भी बड़े उद्योग धंधे वो बिल्कुल नहीं थे, एक सुई भी इस देश के अंदर नहीं बनती थी। ऐसी हालात इस देश की और देश है वो बिल्कुल आर्थिक तौर से टूट चुका था। इसलिए देश को आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हम देश को मजबूत कैसे करें। और मजबूती के लिए जैसे उसी समय पहनने को कपड़ा नहीं था, तो महात्मा गांधी जी ने प्रण किया कि मैं आधा शरीर ढक करके भी मेरा टाइम पास करूंगा ताकि और लोगों को कपड़ा है वो मिल सके। इसके लिए और चरखा उन्होंने इजाद किया और जो लघु उद्योग थे उनको बढ़ावा देने का काम किया ताकि हर आदमी आर्थिक तौर से मजबूत हो और साथ ही साथ वो दूसरे गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको भी वो उसका लाभ है वो दे सके। तो ये जो आज जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी और सांप्रदायिकता का माहौल, उस समय भी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, उस फूट डालो राज करो की नीति के बाद देश के अंदर जो ये माहौल बना, सांप्रदायिकता का माहौल बना,
उस सांप्रदायिकता के माहौल से उबारने के लिए जी। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और आखिर में महात्मा गांधी जी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जी। यही जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी का कत्ल किया। एक आदमी जिसने पूरा का पूरा जीवन आज़ादी के लिए संघर्ष किया हो, जिसने पूरा का पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, उस महात्मा को इन लोगों ने कत्ल कर दिया, मारा। तो इससे ज़्यादा बुरी बात उस समय भी नहीं हो सकती। और आज फिर ऐसा माहौल है वो देश में बनाया जा रहा है जो देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं के लिए खतरनाक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। आज हमें आज़ादी की 75वीं सालगिरह जब देश मना रहा है, तो हमें ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए भी अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। जी सर, जालोर के सांपला के अंदर एक स्कूल के शिक्षक ने पानी पीने की मटकी को छूने पर बच्चे को पीट पीट करके मार डाला। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, आज हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जी। आज 15 अगस्त 2022। जी। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया कानून इस देश में लागू हुआ। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में व्यवस्था की कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में हर जाति, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। जी। इस देश में जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ये हमारा संविधान कहता है। और यदि इस तरह की जो घटना है जो जालोर में हुई है, वह संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है और यह छुआछूत है, हमारे देश के लिए कलंक है। इसको मिटाने के लिए हम सबको बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए। हालांकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जल्दी से जल्दी उसको सजा भी मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं होगी। लेकिन फिर भी आज आज़ादी के 75 साल बाद यह हमारे लिए हमें दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है कि किस तरह के माहौल में और किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं में हम लोग जी रहे हैं। इस तरह की छुआछूत जैसी जो कलंक है उसकी इस देश के अंदर संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है। सर, सरकार की जो अग्निपथ योजना है वो आपकी नज़र में क्या है? अग्निपथ योजना देश को पूरी तरह से यानी भटकाने की तरफ है, वो ले जा रही है। एक सैनिक को सिर्फ 4 साल के लिए तैयार करना कि वो 4 साल उस सेना में सेवाएं देगा। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो 18 साल 20 साल तक वो पढ़ाई करता है, उसके बाद वो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करता है। और यदि उसी समय उन्हें सेना के अंदर अग्निपथ योजना के तहत यदि सेना में भर्ती करेंगे और 4 साल बाद में उसको रिटायरमेंट कर देंगे, तो अभी तक किसी की ये बात समझ में नहीं आ रही भी 4 साल में वो प्रशिक्षण कब लेगा, सेना में काम कब करेगा, देश की सेवा कब करेगा और रिटायरमेंट कब हो जाएगा, उसको पता ही नहीं। लगभग 7 साल तो एक व्यक्ति को प्रशिक्षित होने में लगते हैं, सेना के लिए तैयार होने में लगते हैं। जब वो सेवा के लिए तैयार हो, तो इन्होंने जो ये बहुत शॉर्ट टाइम की जो योजना बनाई है, यह इससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे युवा जो है वो गुमराह होगा और युवा को कोई लाभ नहीं होगा। और जो पढ़ाई की तरफ युवा जा रहे हैं उनका ध्यान भी दूसरी तरफ भटकाने का काम है वो देश में किया जा रहा है। सर, महंगाई है जो दिन प्रतिदिन लोगों को डायन की तरह खाई जा रही है और अभी फ़िलहाल 5% वैट आटा, चावल, दाल पे लगा दिया। आपकी नज़र में क्या है? ये देखो, आज़ादी के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चावल है, आटा है, दाल है, इन पर वेट 5% लगाया गया है। इसका कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किए हैं और इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी तो जो रसोई है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, गरीब पर प्रभाव पड़ेगा। एक गरीब आदमी बहुत मुश्किल से यानी गरीब से गरीब आदमी है, उसके लिए कहा जाता है कि भी दाल रोटी खा के टाइम पास कर लेंगे। और अब वो दाल रोटी जो है वो भी गरीब के मुंह से छीनने का काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। इससे बड़े पैमाने पर गरीब पर बहुत भारी भार पड़ेगा और गरीब है वो परेशान होगा और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। महंगाई की हालात भी पूरे देश में जब से इस देश के अंदर जीएसटी लगी है, या क्योंकि उसकी कहानी किसी के आज तक समझ में नहीं है। और उसके अलावा जब से नोटबंदी हुई है
उसके बाद भी सही स्थिति पूरे देश की नहीं हुई है। ये सारे के सारे केंद्र सरकार के गलत फैसले हैं और उन फैसलों की वजह से आज पूरा देश आर्थिक तंगी की ओर जा रहा है। रुपए की हालात डॉलर के मुकाबले क्या हो गई। प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो आज ये हालात है वो कैसी हो रही है, एक रुपया वो 80 रुपये का $1 हो गया। तो इस तरह से महंगाई बड़े पैमाने पर पूरे देश में जो बढ़ रही है उससे गरीब का नुकसान हो रहा है और देश पर भी और आर्थिक संसाधनों पर भी और आर्थिक विकास पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा से इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को चेताने का काम किया है, चाहे कोरोना का काम हो, चाहे चीन द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जे का काम हो, चाहे आर्थिक तंगी का काम हो, रुपए के मुकाबले डॉलर की हालात हो। इन सारे के सारे मुद्दों पर राहुल गांधी जी ने हमेशा चेताने का काम किया है और यदि उनके कहे मुताबिक ये चेतते और सही फैसले लिए जाते तो शायद ये देश की हालात नहीं होती। इसलिए आज देश की हालात महंगाई के मुद्दे पर भी बड़े पैमाने पर ख़राब है, जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है, राजस्थान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज पूरा का पूरा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान बहुत मजबूत स्थिति में बढ़ रहा है और ऐसी योजनाएं राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने लागू की हैं। चिरंजीवी योजना, इस तरह की योजनाएं या तो विदेशों में है और या फिर राजस्थान में है, भारत में और कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। आप 10 पहले यदि कोई भी आदमी, हमारा परिजन कोई बीमार होता था, पड़ोसी बीमार होता था, तो वो पड़ोसी से, परिजन से, रिश्तेदार से पूछता था कि आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा है, मुझे मेरे परिजन को हॉस्पिटल लेकर के जाना है। आज यदि उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो भी वो उसे हॉस्पिटल ले जा सकता है, 10 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज करवा सकता है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवा सकता है। आउटडोर इंडोर जो पर्ची है वो भी उसे, पर्ची के 10 रुपये 5 रुपये भी उसे देने नहीं पड़ते और सारी की सारी जांचें हैं वो फ्री हैं। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने बेहतरीन काम राजस्थान के अंदर किया है। आज सारे के सारे सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करना, बड़े पैमाने पर कॉलेज खोलना, विज्ञान संकाय की यानी कॉलेज स्कूल खोलना और इसके अलावा महात्मा गांधी जो स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में हुआ है, एक नवाचार राजस्थान के अंदर हुआ है कि पहले हम इंग्लिश मीडियम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी स्कूलों की तरफ हमें देखना पड़ता था, जहां भारी फीस थी, भारी और ज़्यादा खर्चे थे। आज सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोल करके, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल करके एक बहुत बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को दी है। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र के अंदर, जैसे गंगानगर जिले के अंदर जितने भी ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल के कनेक्शन 20,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन गंगानगर जिले में है, जिनमें से 17,000 का जो बिल है वो 0 आ रहा है और इसी तरह से जो 50 यूनिट से कम बिजली जला पाते हैं सामान्य परिवार के जो लोग हैं, उनको भी बड़ी सौगात, उनका भी 0 बिल आ रहा है। तो इस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बड़ी सौगात दी है। आज ज़रूरत है राजस्थान की जनता को, तो जो योजनाएं राज्य सरकार ने लागू की है उन योजनाओं का लाभ जो लोग ले रहे हैं वो लें और ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि और ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सारे के सारे खुशी से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। अब की बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 12 तारीख को एक विश्व रिकॉर्ड है वो राजस्थान में बनाया है कि यानी लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 10 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक एक साथ एक ही समय राष्ट्रगान है वो राजस्थान के अंदर गाया है। इस तरह से एक विश्व रिकॉर्ड राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में बना है। तो राजस्थान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बड़ी मजबूत स्थिति में है और राजस्थान की जनता भी इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आप को मजबूत करें और सुखी पूर्वक जीवन जिएं। और आज़ादी के जो दीवाने, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह या और भी जो वल्लभ भाई पटेल और भी जो हमारे नेता हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनको हम याद करें, उनके संघर्ष को याद करें, क्योंकि उन्होंने अपना टोटल जवानी का जीवन उन्होंने
जेलों में बिताया, जी। अंग्रेजों की बड़ी यातनाएं सही, जी। तो उसके बाद ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हम लोगों को संजो करके रखने की ज़रूरत है, संभाल करके रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मजबूत आज़ाद होने की ज़रूरत है। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है, संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है, और हम लोग इस तरह से संविधान की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये मेरा संदेश है। धन्यवाद। तो कैदर साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभकामनाएं आपको।